नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। हम लोग शेयर्स का काम करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं और काफ़ी लोगों को शेयर्स का बेसिक नहीं पता होता कि शेयर्स आए कहाँ से हैं, ये बनते कैसे हैं, इनका जन्म कैसे होता है और ये मार्केट में कैसे आते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें शेयर्स के जन्म से लेके और कैसे मार्केट में आके ये बिकते हैं वो सफ़र थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों के सवाल होते हैं, कई लोगों को शेयर का नहीं पता होता कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है शेयरों का। तो शेयर जैसे कि इंग्लिश का लफ्ज़ है शेयर, शेयर मीन हिस्सेदार, और हम जैसे करते हैं कि ये चीज़ आज से शेयर कर लेते हैं, शेयर करना मीन हिस्सेदारी। तो इनको जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, उसकी हिस्सेदारी को कहते हैं शेयर्स। तो होता ऐसे है दोस्तों कि जैसे मैं एक कंपनी लगाना चाहता हूँ या लगा ली मैंने कंपनी, 10 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशंस है, तो मेरे पास 6 करोड़ है। तो मैं चाहता हूँ कि 4 करोड़ रुपया लोगों से लूँ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और 4 करोड़ लोगों से लेके और 6 करोड़ में अपना, क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक उसका मेरे पास होगा, 60% शेयर मेरे पास रहेंगे। तो मैं 4 करोड़ या तो मैं बैंक से लूँ, उसका ब्याज देना पड़ेगा मुझे, या मैं किसी यारों दोस्तों से लूँ तो मुश्किल हो जाता है 4 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। तो उसका तरीका ये होता है कि मैं 4 करोड़ के शेयर्स बाजार में बेच दूँ, हिस्सेदारी अपनी कंपनी की 40% की हिस्सेदारी लोगों में बांट दूँ, और उसके 40 लाख शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू अगर ली जाए, फेस वैल्यू होता है कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की, तो 40 लाख के शेयर मैंने बेचे तो 10 रुपये का एक शेयर है, तो 4 करोड़ रुपया मुझे मिल जाएगा। ठीक हो गया। और उसमें अब मेरी चॉइस है कि मैं वो 4 करोड़ के शेयर जो हैं वो पब्लिक में 4 करोड़ बेच दूं, या लोग ऐसे करते हैं कि 1 करोड़ रुपया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए रख लिया 10%, और 10% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए रख लिया, 80% हो गया, 20% बाकी का पब्लिक में दे दिया। तो जो पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस का जो 40% शेयर बांट दिए, और वो उसको कहते हैं आईपीओ या पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक ऑफर कर दी, पब्लिक ऑफर कर दी, जिसने जितने अप्लाई किए उसने उसके हिसाब से उसको अलॉटमेंट हो गई। या तो ओवर सब्सक्राइब हो गया इशू, तो फिर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो जाती है कि जिसने 500 अप्लाई किए उसको 50 दे दिए, 100 दे दिए। अगर वो पूरा जस्ट सब्सक्राइब हुआ तो जिसने जितने अप्लाई किए उसको उतने शेयर मिल गए। तो शेयर की पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन लोग, कितने लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो वैसे अंडरराइटर्स उसको अंडरराइट कर देते हैं। जितना भी 4 करोड़ का इशू जब आता है मार्केट में, तो अंडरराइटर्स उसको कर देते हैं गारंटी कि अगर बाजार से आपको 3 करोड़ मिला तो 1 करोड़ हम लेके पूरा कर देंगे। तो उसे अंडरराइटिंग कहते हैं। खैर इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 40% शेयर पब्लिक को 40 मिल गए, या 20% इंस्टीट्यूशंस को मिल गए और 20% पब्लिक को दे दिए, तो शेयर अलॉट हो गए। अब जो 60% प्रमोटर के शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास रहे, उसका कंट्रोलिंग स्टेक हो गया। बाकी जो 40% हिस्सेदारी है वो लोगों के पास आ गई, 20 इंस्टीट्यूशन के पास आ गई, 20 पब्लिक के पास आ गई। तो जो 20% पब्लिक के पास आ गई वो अलॉट हो गए, तो शेयर वो स्टॉक एक्सचेंज में फिर वो लिस्ट हो जाते हैं, एनएससी में, बीएससी में लिस्ट हो गए। तो जब लिस्ट हुए शेयर तो उसके बाद उसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो उसकी खरीदना बेचना शुरू हो गया। तो 10 वाला शेयर है, किसी अच्छी है कंपनी, अगर उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो 12 में, 15 में, 18 में, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जितने लोग खरीदार ज़्यादा हैं तो उसका भाव बढ़ेगा, जितने खरीदार कम हैं तो उसका भाव नीचे जाएगा। तो स्टॉक के भाव ऊपर नीचे कैसे जाते हैं ये आपको पता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई पैदा होती है कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। तो अब शेयर्स लिस्ट हो गए और उसकी सेल परचेज शुरू हो गई। अब शेयर्स ऊपर या नीचे कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है तो शेयर्स ऊपर जाएंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो अर्निंग उसे कहते हैं।
तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने सुना होगा अक्सर मार्केट में, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड होने वाली बात है। तो लोग कहते हैं इस कंपनी की इतनी ईपीएस है। ईपीएस क्या होती है? ईपीएस होती है अर्निंग पर शेयर। जैसे अब उसके 1 करोड़ शेयर थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू, टोटल 10 करोड़ के शेयर है। तो अगर कंपनी ने 10 करोड़ का मुनाफा कमाया तो अर्निंग पर शेयर हो गई 1 रुपया। 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया तो अर्निंग पर शेयर हो गई 1 रुपया। अगर कंपनी ने 10 करोड़ का मुनाफा कमाया तो 1 करोड़ शेयर हैं तो अर्निंग पर शेयर हो गई 10 रुपये। 10 रुपये पर शेयर अर्निंग हो गई। तो अर्निंग पर शेयर होती है ये जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, या अर्निंग जिसे कहते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी के जितने टोटल शेयर्स हैं, प्रॉफिट को उनमें से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाती है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब एक कंपनी के 100 करोड़ के प्रॉफिट है, उसके शेयर अगर 10 करोड़ शेयर है तो उसकी 10 रुपये अर्निंग पर शेयर होगी। अच्छा, अगर दूसरी कंपनी है, उसके अगर 50 करोड़ के प्रॉफिट है लेकिन उसके शेयर जो हैं वो 1 करोड़ की बजाय उसके समझ लो 10 लाख शेयर हैं, तो क्योंकि शेयर होल्डर्स कम हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो अर्निंग पर शेयर इसकी ज़्यादा होगी, 50 रुपये अर्निंग पर शेयर होगी इसकी। तो जितने शेयर ज़्यादा होंगे उतनी कंपनी को अर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी अर्निंग पर शेयर हाई होगी। तो ये हुई अर्निंग पर शेयर। अब फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है इंडिया की कंपनी, उसके जो प्रॉफिट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उसकी अर्निंग पर शेयर जो है ना 13 रुपये लगभग क्वार्टरली पड़ती है। इसका 10 रुपये की फेस वैल्यू है रिलायंस की शेयर की। अच्छा, फेस वैल्यू जैसे आपको मैंने बताया था, नॉर्मली कंपनीज की फेस वैल्यू इंडिया में अलग अलग होती है। और रिलायंस की 10 रुपये है, HDFC बैंक की 1 रुपया है फेस वैल्यू। ये क्यों होती है? क्योंकि वो स्प्लिट करते हैं शेयर को, तो फिर वो 10 रुपये से नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा कर देते हैं, उसको स्प्लिट करके उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। जैसे अब किसी के पास 10 शेयर है रिलायंस के, तो वो कहता है कि हमने इसको स्प्लिट करना है, तो उसको 10 रुपये की बजाय 100 शेयर दे देंगे और फेस वैल्यू 10 से 1 हो जाएगी। तो इस तरह से फेस वैल्यू अलग अलग शेयर की अलग अलग होती है। इंडिया में कई शेयर्स की फेस वैल्यू कुछ और होती है, किसी शेयर की कुछ और होती है। अमेरिका में डिफरेंट है, हर एक शेयर की फेस वैल्यू $1 ही होती है अमेरिका में, यूनिवर्सल। कोई भी कंपनी हो उसकी फेस वैल्यू $1 ही होती है। और एक और बात बता दूं आपको, शायद इंडिया में बहुत लोगों को ना पता हो कि इंडिया में जब स्प्लिट होता है, स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, तो उसके शेयर्स की फेस वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 10 वाला 5:1 स्प्लिट करा तो 5 उसकी 2 रुपये वैल्यू रह गई। ठीक है, अलग अलग शेयर्स की अलग अलग फेस वैल्यू हो जाती है। लेकिन अमेरिका में जितने शेयर बढ़ जाते हैं, जैसे स्प्लिट कर दिया किसी कंपनी ने, उसके शेयर्स डबल हो गए, या 1 से 2, 2 से 5 स्प्लिट कर दिया, 5 का 1 कर दिया, और 1 शेयर के 5 हो गए उसके, लेकिन उसका फेस वैल्यू $1 रहती है। ये इंडिया में बहुत लोगों को शायद पता ना हो। इंडिया में जब स्प्लिट करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू उस हिसाब से कम हो जाती है, लेकिन अमेरिका में वही फेस वैल्यू रहती है। खैर एनीवे, तो रिलायंस की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, इसकी 13 रुपये 3 महीने की अर्निंग पर शेयर है, तो इसकी लगभग 52 रुपये सालाना अर्निंग पर शेयर है। जितने शेयर हैं उनको अगर प्रॉफिट से डिवाइड किया जाए तो 52 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से रिलायंस कमाता है। जितने भी शेयर्स हैं जितना प्रॉफिट कमाता है, तो 52 रुपये अर्निंग पर शेयर इसकी है। और अभी
HDFC की अगर देखी जाए, उसकी 1 रुपया फेस वैल्यू है, HDFC की 1 रुपया फेस वैल्यू है, और उसकी 24 रुपये क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर है, और लगभग 96 रुपये सालाना अर्निंग पर शेयर होगी। तो जितनी अर्निंग ज़्यादा होगी उतनी अर्निंग पर शेयर, क्योंकि शेयर जो है वो उतने ही रहेंगे, अर्निंग बढ़ती जाएगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से एक होती है ये जो रिलायंस की अर्निंग पर शेयर है 52 रुपीज़, तो ये पिछले साल की अर्निंग होती है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और रिलायंस की जो फॉरवर्ड पीई रेशो है, अर्निंग है, तो वो ज़्यादा होगी क्योंकि अगले साल प्रॉफिट ग्रो भी होगा। तो ये हुई अर्निंग पर शेयर जो काफ़ी कॉमनली यूज होती है। अब आपको मैं एक बताने जा रहा हूं चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे कि शेयर महंगा है या सस्ता है ये अंदाज़ा लगता है। ये होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अक्सर आपने सुना होगा पीई रेशो, पीई रेशो, पीई रेशो। पी रेशो क्या होती है दोस्तों? पी रेशो होती है मार्केट प्राइस अगर किसी शेयर, इससे ये पता चलता है पी रेशो से कि कोई भी शेयर मार्केट में महंगा है या सस्ता है। इसका जो मार्केट प्राइस होता है उसको डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। जितना भी मार्केट प्राइस है किसी शेयर का उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो तो वो आ जाती है पीई रेशो। ये पीई रेशो कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता देती है कि इसकी प्रॉफिट, जैसे होता है ना किसी के शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉफिट 100 रुपये हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट 100 रुपया है, तो उसकी तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना कि शेयर्स इतने सारे हैं, प्रॉफिट 100 रुपया है, दूसरी कंपनी के इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, प्रॉफिट वही है, तो फिर उसकी वैल्यू कंपनी की तो उस हिसाब से होनी चाहिए ना। पीई रेशो, पीई रेशो इज द राइट मेजरमेंट टू फाइंड आउट द राइट प्राइस फॉर द कंपनी, ठीक है जी। तो अब रिलायंस की हम पहले लेते हैं पीई रेशो क्या है। रिलायंस की अभी 28 पीई रेशो है इस टाइम, पिछले एक साल की। अच्छा, एक होती है पिछले एक साल की अर्निंग पर रेशो, क्योंकि अगले साल प्रॉफिट बढ़ जाने हैं तो पीई रेशो कम हो जाएगी। अगर स्टॉक प्राइस वही रहा तो पीई रेशो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो फॉरवर्ड अर्निंग जो है इसकी 22.8 है रिलायंस की पीई रेशो। तो अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि पी रेशो टू पी रेशो कंपेयर किया जा सकता है कि किसी की पी रेशो 22 है और किसी की 28 है, तो उससे क्या लगेगा अंदाजा कि जो 28 है वो महंगा है। इसको मैं आपको एक ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि पी रेशो को, कि महंगा या सस्ता कैसे। अब जैसे आप कोई दुकान खरीदने जाते हो, बिजनेस है, कोई किसी चीज़ की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, कोई भी आप खरीदने जाते हो, तो वो कहता है जी हम 1 करोड़ रुपया मांगता है उस दुकान का, तो उसकी 10 लाख रुपए सालाना कमाई है, तो उसकी पी रेशो कितनी हो गई? 10। कि भैया 10 लाख रुपए उसकी कमाई है, 1 करोड़ रुपया वो मांग रहा है, तो वो 10 पीई रेशो से उसको डिवाइड करो, ठीक है ना। तो जो मार्केट प्राइस 1 करोड़ मांग रहा है ना वो, तो उसकी 10 लाख वैल्यू है, तो उसको डिवाइड करो तो 10 पीई रेशो उसकी हो गई। इसका मतलब वो 10 पीई रेशो से वैल्यू आपसे दुकान की कीमत मांग रहा है। अब आप पड़ोस में जाते हो, दूसरी दुकान है, तो उसकी वो मांग रहा है जी आपसे 1.5 करोड़ रुपया, तो उसकी भी 10 लाख रुपए कमाई है, तो उसकी पी रेशो कितनी हो गई? 15। तो इसका मतलब वो अगर कभी 1.5 करोड़ चाहिए मुझे इस दुकान का, तो आप कहोगे भैया आपकी पी रेशो 15 है, आप महंगा मांग रहे हो, कीमत ज़्यादा मांग रहे हो दुकान की, क्योंकि पी रेशो 15 से मांग रहा है, वो कीमत डाल रहा है उसकी। तो दूसरी दुकान वाला पी रेशो 10 से मांग रहा है, तो ये पी रेशो होती है प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस को डिवाइड करो। तो अभी रिलायंस की पी रेशो 28 है और
फॉरवर्ड पी रेशो मीन अगले साल आने वाला जो प्रॉफिट होगा उसका रिलायंस का, तो उस हिसाब से 22 इसकी पी रेशो होगी। ठीक है जी। तो एचडीएफसी जो है उसकी पी रेशो इससे सेम है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि पीई रेशो से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेयर मार्केट किसी भी मुल्क की महंगी है या सस्ती है। तो जैसे निफ्टी 50 है, यह बड़ी ध्यान से देखने वाली सुनने वाली बात है। इससे आपको बात समझ आएगी कि किसी कंट्री की, किसी देश की जो स्टॉक मार्केट है वो ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, प्राइस अर्निंग के हिसाब से अंदाजा लगता है। अब जैसे निफ्टी 50 है, इसकी भैया 22.6 पीई रेशो है। अभी ये टीटीएम कहते हैं इसको, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 6 महीने मतलब पिछले 1 साल की 12 मंथ्स की जो पीई रेशियो उसकी 22.6 है। अब आप कहो जी 22.6 से क्या पता लगेगा महंगी है या सस्ती है? तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपकी। 5 साल की, पिछले 5 साल की एवरेज जो पीई रेशियो रही है वो 22.8 रही है एनएससी निफ्टी 50 की। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 5 साल की जो एवरेज पी रेशो थी 22.8, आज इसकी 22.6 है। तो इसका मतलब आपकी मार्केट, इंडिया की एनएससी के जो 50 शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस, शेयर के प्राइस जो हैं वो लगभग हिस्ट्री के मुताबिक एवरेज हैं, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। अब मैं आपको बताता हूं कि जितनी हाई पी रेशो होगी समझ लो उतनी महंगी चीज है। जैसे वो दुकान की बात आपको बताई थी कि जो 15 पी रेशो से पैसे मांग रहा था 1.5 करोड़, तो वो महंगी थी ना, उसके दूसरे के मुकाबले में उसकी पी रेशो 10 थी। तो पी रेशो जितनी ज्यादा होगी समझ लो उतनी चीज वो महंगी है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 5 साल में जो निफ्टी है, निफ्टी 50, उसकी पी रेशो 2020 में आपकी निफ्टी 50 जो थी 27 से लेके 38 के बीच में रही, 27 से 38 के बीच में रही। इसका मतलब महंगी थी। ठीक हो गया। अब 2021 में इसकी पी रेशो थी निफ्टी की 23 से लेके 40 तक, तो 23 नीचे रही, ऊपर 40 गई। इसका मतलब 21 में भी इसकी वैल्यू जब कोरोना आया तो नीचे आ गई, उसके बाद ये 40 तक चली गई। इसका मतलब महंगी हो गई थी 21 के एंड में। ठीक है। और 22 में भाई साहब मार्केट डाउन गई थी, अगर आपको याद हो 2022 में, तो इसकी पीई रेशो 19.25, 19 से लेके 25 के बीच में रह गई थी 2022 में। और 2023 में 20 से 23 के बीच में, और 24 में 20 से 22 से 24 के बीच में, और 2025 में अभी ये 20 से 22 के बीच में चल रही है। तो जब ये 19 आती है पी रेशो, जब भी 19 आई तो समझ लो कि ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक मार्केट। आप तब इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि हिस्टोरिकली जो एवरेज है वो 22 के करीब रहती है, लगभग 22.8। तो अगर ये 19 या 20 आ गई तो समझ लो कि मार्केट आपको चीज सस्ती मिल रही है, तो तब आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए। पी रेशो से ये अंदाजे लगते हैं। ठीक हो गया। ये होती है पी रेशो। अच्छा, ये पिछले 5 साल की एवरेज पी रेशो निफ्टी 50 की थी। तो दोस्तों अब फॉरवर्ड पी रेशो क्या होती है? अब जैसे निफ्टी की बताया कि 22.6 है, तो फॉरवर्ड पी रेशो जो है, फॉरवर्ड पी रेशो 20 के आसपास है। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करो कि अभी 22.6 है, अगले साल फॉरवर्ड मीन अगले साल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कंपनीज के। तो अगर शेयर प्राइस यही रहे जो है आज की डेट में, तो 20 पी रेशो रह जाएगी। लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज क्या थी? 22 के आसपास। तो क्या होगा? 20 की बजाय ये 22 ही जाएगी। 22 जाने के लिए क्या होगा? शेयरों के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब फॉरवर्ड पी रेशो 20 बता रहा है
तो जब अगले साल आएगा तो 20 नहीं होगी, शेयरों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो पी रेशो 22 ही होगी, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकली रहती है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जब फॉरवर्ड पी रेशो कम हो प्रेजेंट से, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं अगले समय में, और शेयर के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, तो पी रेशो विल रिमेन द सेम, 22 ही, अभी 22 ही रहेगी अगले साल भी। लेकिन आज की डेट में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कहेंगे आज के प्राइसेस के हिसाब से फॉरवर्ड पी रेशो 20 है। ठीक हो गया, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी बात आपको कि पीई रेशो कभी भी बढ़ती नहीं है, प्राइस बढ़ जाते हैं तो पी रेशो वहीं रह जाती है। तो अगर आप ये सोचो कि 10 साल पहले 20 साल पहले प्रॉफिट कम थे तो पी रेशो 5 थी 10 थी, नहीं, पी रेशो वही होती है। जैसे वो दुकान की बात करें तो अगर उसके कीमत 10 पी रेशो बताई थी ना कि 1 करोड़ की दुकान थी, 10 लाख का प्रॉफिट था, अगले साल उसका प्रॉफिट हो गया 15 लाख, तो वो क्या मांगेगा आपसे? 1.5 करोड़, 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ मांगेगा। तो 15 लाख का प्रॉफिट है, 1.5 करोड़ मांगेगा, तो पी रेशो कितनी हुई? 10। पिछले साल भी वो 10 की पी रेशो से आपसे पैसे मांग रहा था, 1 करोड़ रुपया, अब वो पैसे तो 1.5 करोड़ मांग रहा है, लेकिन उसके प्रॉफिट भी तो 15 लाख हो गए हैं, तो पी रेशो उसकी 10 की 10 ही रही। अगर 2 साल के बाद जाते हो, उसकी 20 लाख प्रॉफिट हो गए और 2 करोड़ मांगेगा, तो पी रेशो तब भी 10 ही रही, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया, उस दुकान की कीमत बढ़ गई, तो पी रेशो वही रही। उसी हिसाब से किसी भी स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, फिर उसके शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, तो पी रेशो एवरेज हिस्टोरिकली वही की वही रहती है। हाँ, कभी क्रैश हो जाए तो पी रेशो नीचे गिर जाती है, तब टाइम होता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी को कंपैरिजन मैं करता हूं SP 500, अमेरिका की S&P 500 जो मेन इंडेक्स है, उसकी पी रेशो की अगर बात करें हम, तो उसकी इस टाइम 24.7 ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पी रेशो 24.7 है। इंडिया की कितनी है? 22.6। इसका मतलब क्या है कि एज कंपेयर टू इंडिया, अमेरिका की मार्केट एक्सपेंसिव है। 24.7 पी रेशो से प्राइसेस हैं, यहाँ पे 22.6 है, तो इसका मतलब अमेरिका की S&P 500 के जो 500 शेयर आते हैं S&P में, वो महंगी है इंडिया से। जितने प्रॉफिट हैं, जितने उसके प्राइस है मार्केट का, तो उस हिसाब से प्राइस महंगा है, अमेरिका की मार्केट महंगी बिक रही है। जैसे वो बताया था ना अभी, पड़ोस वाला दुकान वाला 1.5 करोड़ मांग रहा था, प्रॉफिट उसके भी 10 ही लाख हैं, मांग वो 15 रहा है, तो पी रेशो वो 15 की मांग रहा है, उस हिसाब से अमेरिका के 24.7 हैं। अच्छा, अब फॉरवर्ड पी रेशो जो है अमेरिका की, वो है 21.7। प्रॉफिट बढ़ जाएंगे अगले साल ये, और ये 21.7 पी रेशो आज के हिसाब से है, लेकिन जब अगले साल प्रॉफिट बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, तो फिर अगले साल जब हम देखेंगे तो तब फिर भी पी रेशो 24 ही रहेगी, क्योंकि प्राइस भी बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें कि भाई आज जो शेयर प्राइस हैं जितने भी S&P 500 के, और प्रॉफिट जो अगले साल आने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये 21.7 फॉरवर्ड पी रेशो इसको कहते हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी बात और रह गई बतानी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है वो बड़ा मैटर करती है। जैसे आपको मैंने बताया कि 60% शेयर्स मैंने रखे और 40% बाजार में बेच दिए। ठीक है, तो जब शेयर का प्राइस देखना हो या इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है वो भी ध्यान रखने योग्य होती है। अब आपको बताऊं कि हर कंपनी जो है, उसके प्रमोटर जो हैं, वो चाहते हैं कि 51% इक्विटी अपने पास रखें, ताकि उनकी मालिक को खुद रहें, कंपनी को टेक ओवर ना कोई करने के लिए आ जाए। होस्टाइल टेक ओवर होती है ना, अगर कई कंपनियों की हिस्ट्री आपने देखी होगी, शायद अपोलो टायर में ऐसे हुआ था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे इकट्ठे हो गए, उनके पास 60% हो गई, तो मालिक जो है उनके पास 40% रह गई, तो वो फिर कहेंगे भी तू किसका बात का मालिक भाई। ठीक है, तो इसलिए जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी इक्विटी 51% जरूर रखते हैं, 49% मार्केट में रहती है सबको मिला जुला के।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम आपको बताएं अगर, तो 50.11% ये अंबानी साहब, मुकेश अंबानी के पास 50.11% इक्विटी है। तो बाकी 49.89% इंस्टीट्यूशंस के पास, LIC के पास, पब्लिक के पास है। लेकिन मालिक को पता, मुकेश अंबानी को, कि भैया मेरे को 50% ऊपर है तो मालिक मैं ही हूँ, ठीक है। सारे इकट्ठे होकर भी आ जाए तब भी इसके पास सारों से ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग है। तो इसने, वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुकेश अंबानी ने, ये नॉर्मली कई प्रोमोटर्स क्या होते हैं, अपने शेयरों को बैंक के पास रख के उसके अगेंस्ट पैसा ले लेते हैं। अक्सर प्रोमोटर्स ऐसा करते हैं, तो बेचते नहीं हैं शेयर्स, लेकिन वो बैंक के पास प्लेज करके उसके अगेंस्ट पैसा लिया होता है। मुकेश अंबानी का 0% प्लेजिंग है, जितने शेयर हैं उसके सारे फ्री हैं, उसने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब इसी तरह से हम अगर HDFC बैंक की बात करें, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये HDFC बैंक का कोई भी प्रमोटर नहीं है, मालिक कोई नहीं है। कभी सुना कि HDFC फलाने बंदे का है? रिलायंस तो मुकेश अंबानी साहब का है, अडानी एंटरप्राइज अडानी साहब का है। तो HDFC बैंक एक ऐसी कॉरपोरेट है कि जिसमें कोई भी मालिक नहीं है। इसकी होल्डिंग क्या है? 48% के करीब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास इसकी होल्डिंग है, 48% के करीब, ठीक है। 35% के करीब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास है इसकी, और बाकी जो है पब्लिक के पास है। तो इट्स ए रन बाय प्रोफेशनल्स HDFC बैंक। तो इसका कोई भी इंडिविजुअल प्रमोटर या मालिक नहीं है, ठीक हो गया। ये हो गई आपकी HDFC बैंक। अब एक कंपनी है विप्रो। विप्रो कंपनी का भाई साहब 72% स्टॉक्स जो हैं वो मालिकों के पास है। प्रमोटर जो इसका मालिक है उसके पास 72% है। तो सिर्फ बाकी के 28% इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, पब्लिक, उनके पास है। अच्छा, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके प्रमोटर्स के पास बहुत कम इक्विटी होती है। अब उनके मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पेटीएम कंपनी जो है या जोमेटो है, इनमें लेस देन 20% जो प्रमोटर है, इनके मालिक हैं, उनके पास 20% से भी कम की इक्विटी है। 80% लोगों दूसरों के पास है। तो असल में मालिक ये नहीं है जो पेटीएम के या जोमेटो के जो भी ओनर्स हैं, तो वो सिर्फ 20% या उससे नीचे के प्रमोटर्स हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों ये पी रेशो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर समझना हो तो पीई रेशो सबसे ज़रूरी है। आप कोई भी शेयर्स लेते हो उसका पहले पीई रेशो देखो क्या है। अच्छा, एक बात और, जिस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी है, जैसे स्मॉल कैप्स कहीं होते हैं, ग्रोथ वाले शेयर्स होते हैं, तो उनकी पी रेशो आपको 40-40 मिलेगी, 50-50 मिलेगी। तो यार ये तो बहुत महंगे हैं। महंगे इसलिए हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ग्रोथ इसकी 30% 35% होगी, और जिसकी पी रेशो 20 है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने तो 10-12% ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसकी है नहीं। तो इस हिसाब से उनकी पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होनी है उनकी पी रेशो ऑलरेडी एडवांस में मार्केट जो है उसकी वैल्यूएशंस ज़्यादा देती है। जैसे अब आपको मैं बात बताता हूँ कि हमने दुकान की बात कर लें, वही मिठाई वाली दुकान, तो 1 करोड़ की वो दुकान दे रहा था, 10 लाख का प्रॉफिट है। तो उसके साथ वाली दूसरी दुकान है, ठीक है, तो वो भी उसकी 10 लाख की प्रॉफिट है वो, लेकिन वो कह रहा है जी मैं 2 करोड़ की दूंगी। जो 15 पीई रेशो वाला बताया था ना, 1.5 करोड़ मांग रहा था वो। तो 1.5 करोड़ क्यों मांग रहा था? क्योंकि भैया उसकी दुकान में कोई फ्रेंचाइज अच्छी आ जानी है, कोई बीकानेर या हल्दीराम, कोई इस तरह की फ्रेंचाइज उसकी आने की बातचीत चल रही है। उसने उसके यहाँ आ जाना है, उसकी सेल बढ़ जानी है, अगले साल प्रॉफिट बढ़ जाने हैं, है ना। तो कुछ ऐसा कारण है कि उसकी ग्रोथ उस पहली वाली दुकान से ज़्यादा होनी है, इसलिए वो क्या मांगेगा? 1.5 करोड़ रुपया मांगेगा, क्योंकि उसको अगले साल ज़्यादा उम्मीद है। उसी तरीके से ये जो कंपनी हाई पी रेशो वाली होती हैं कई दफ़ा, तो मार्केट उसको हाई प्राइस दे रही है क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में। तो सिर्फ पी रेशो अकेली किसी स्टॉक प्राइस को खरीदने या बेचने के लिए जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी नहीं होता। उसकी आपको पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि पी रेशो उसकी
ज़्यादा क्यों है? हमारे यहाँ अमेरिका में तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, 150 PE रेशो, अब टेस्ला 200 PE रेशो, अभी भी टेस्ला की PE रेशो मेरा ख्याल 200 के करीब है, जो S&P 500 की 22 है, 23-24 है, और टेस्ला की 200 है, क्योंकि टेस्ला के प्रॉफिट है ही नहीं कुछ, लेकिन सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर उसकी वैल्यूएशंस है। तो महंगा है उस हिसाब से शेयर, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण उसका शेयर प्राइस ज़्यादा महंगा होता है। तो ये हुई दोस्तों बात PE रेशो की। तो होप यू अंडरस्टैंड और आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो में। तो थैंक यू सो वेरी मच।